बच्चों, स्वागत है आप सभी का इग्नो के स्टडी सेंटर 2281 निर्माण कैंपस सुनाम में। बच्चों, आज मैं आपके पास आया हूँ इकाई 2 जिसका कुछ भाग हमने पहले कर लिया था और उसका कुछ भाग जो शेष रह गया था वो हम आज करेंगे। आज हम बच्चों बात करेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं, भाषा में इसका क्या महत्व है और कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ हम कैसे कैसे विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं और किस विराम चिन्ह की क्या व्याख्या है। आज ऐसे सब विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा आपको संप्रेषण के बारे में बताने में, और दूसरा थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे वार्तालाप पे। वार्तालाप क्या होती है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा बेटे। पहले हमारे पास है अल्प विराम। अल्प विराम जिसे अंग्रेजी भाषा में हम लोग कॉमा कहते हैं, ये उसका जो साइन है वो बना हुआ है चिन्ह कॉमा। उसके बाद है अर्धविराम। अर्धविराम होता है बेटे सेमीकोलन, और ये इसका चिन्ह जो है वो ऐसा होता है। उसके बाद तीसरा है उपविराम। पहला था अल्प विराम, दूसरा अर्धविराम और तीसरा है उपविराम। उपविराम को हम अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, कॉलन, और ये है इसका चिन्ह। उसके बाद आता है चौथा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम अर्थात जिसे हम अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये है इसका चिन्ह, ठीक है। तो आगे है हमारे पास पांचवा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक जिसे हम अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, इंटेरोगेशन, और ये है इसका चिन्ह, ठीक है। और आगे छठे नंबर पर हमारे पास है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक क्या होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसे हम कहते हैं, उसका चिन्ह जो है वो मैंने यहाँ पर इसके सामने बनाया है। उसके बाद बेटे हमारे पास आता है संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह को अंग्रेजी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, हाइफन, ठीक है। और ये ब्रैकेट्स के बीच में मैंने हाइफन का चिन्ह जो है वो आपको डाला है ताकि आप उसे देख सको और समझ सको। तो ये क्या है, कॉमा, ये क्या है, सेमीकोलन, ये क्या है, कॉलन, और ये आगे फुल स्टॉप, फिर हमारे पास आ गया इंटेरोगेशन, फिर एक्सप्लेनेशन, सॉरी एक्सक्लेमेशन, और फिर हाइफन, ठीक है। तो ये है विराम चिन्ह। अब हम बात करते हैं कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, भाषा में इसकी महत्वता क्या है, क्यों हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, जो इकाई इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी इसी इकाई पर, इकाई 2 पर, अगर आपने उसको ध्यान से सुना हो, ध्यान से देखा हो, तो मैंने वहां भी ये बात बताई थी, वहां भी हमने इस बात पर चर्चा की थी कि विराम चिन्ह जो है वो जो हम वाक्य बोलते हैं, जो हम शब्दों को जोड़ करके, शब्दों के समूह को जोड़ करके वाक्य बनाते हैं, उसका अर्थ जो है, अर्थ में परिवर्तन, या जो उसको कहाँ पे हमने अपने शब्द को, हमने अपने वाक्य को विराम देना है, कहाँ पे हम अपनी बात को आगे बढ़ाना है, कहाँ पे हमने अपने बात को थोड़ा रोककर फिर आगे बढ़ाना है, तो ऐसे जो जहाँ हमने ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना है वहाँ हम क्या करते हैं, विराम चिन्हों के द्वारा अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। तो जैसे मैं कहता हूँ मैं चला गया, ठीक है, मैं चला गया अर्थात बात खत्म हो गई और हमने उसके बाद पूर्ण विराम लगा दिया। मैं कहता हूँ क्या वो कल आएगी। अब बात देखो, ध्यान से सुनना, मैंने कहा क्या वो कल आएगी, तो क्या मतलब मैंने एक प्रश्न पूछा किसी से,
मैंने किसी दूसरे से एक प्रश्न पूछा कि क्या वो कल आएगी, तो इसके पीछे कौन सा जो चिन्ह आएगा, तो वो आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो इस प्रकार हम भाषा में चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो हमारे सभी विराम चिन्ह हैं, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताता चलूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम बच्चों कॉमा की। कॉमा अर्थात जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ क्या होता है? अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए विराम। अल्प अल्प अर्थात थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए विराम। अल्प विराम को कॉमा लगाकर बताया जाता है, अर्थात इसका चिन्ह क्या है, कॉमा। ठीक है, इसका चिन्ह क्या है, कॉमा। तो अल्प विराम का प्रयोग जो है वो हम कुछ अवस्थाओं में करते हैं। कौन कौन सी वो अवस्थाएं हैं वो बताता हूँ। जब एक ही शब्द भेद के 3 या उससे अधिक शब्दों का वाक्य में एक साथ प्रयोग हो। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटे। जब एक ही शब्द भेद के 3, कम से कम 3 या उससे अधिक शब्दों का वाक्य में एक साथ प्रयोग हो, वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ हम अल्प विराम का प्रयोग, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हम लोग वहाँ पे करते हैं। जैसे राम, मोहन, सोहन और हरीश जो है दिल्ली गए। यहाँ हमने राम के बाद हम थोड़ा रुके, राम के बाद हमने दूसरे व्यक्ति का नाम लिया, राम के बाद मोहन, राम के बाद हमने कॉमा लगाया, फिर मोहन, फिर मोहन के बाद कॉमा लगाया, फिर सोहन। ठीक है, या साहिल या राकेश, जो भी आप लिखना चाहते हो, जो भी नाम आप बोलना चाहते हो, या किसी स्थान का नाम आप बोलना चाहते हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। और फिर दूसरा, जहाँ हमने कहीं किसी सुख दुख की, हानि की, लाभ की, तो ऐसी बात करनी हो, वहाँ भी हम क्या करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम दो मित्र सुख दुख के साथी हैं। ठीक है, तो सुख दुख, हार जीत, ठीक है, तो ऐसे जो शब्द युग्म हैं, शब्दों के ऐसे जो जोड़ हैं, जब हम उनकी बात करते हैं तो उनके बाद भी हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अल्प विराम का प्रयोग करना है। इसी प्रकार किसी संशोधन के बाद, ठीक है, संशोधन या संबोधन के बाद भी हम लोग क्या करेंगे, हम किसी अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ राम इधर आना, तो मैं कुछ देर के लिए मैं क्या हुआ, मैं रुक गया। अब मैंने कहा राम इधर आना, तो उसके बाद मैंने उसको दूसरा वाक्य बोला। दूसरा वाक्य मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा राम इधर आना, कॉमा क्या तुम कल स्कूल जाओगे। ठीक है, तो मैंने राम से ये पूछा, उसको अपने पास बुलाया और अपने पास बुला करके उससे मैंने एक प्रश्न पूछा। इसके बाद बेटे अगर हम किसी भी उक्ति के बाद भी हम जो है अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे गुरुजी ने कहा, है ना, और शिष्या ने कहा, तो ऐसे जब हम किसी वाक्य का प्रयोग, किसी उक्ति का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बेटे आता है अर्ध विराम। ठीक है, पहले हम किस पर चर्चा कर रहे थे, अल्प विराम पर, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ अर्ध विराम। अल्प विराम की अपेक्षा जहाँ अधिक ठहराव अपेक्षित हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, अल्प विराम की अपेक्षा जहाँ अधिक ठहराव अपेक्षित हो, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे कोई उदाहरण देके समझाता हूँ, पदार्थ का स्तर किस प्रकार ऊंचा हो, पदार्थ का जो स्तर है किस प्रकार ऊंचा हो, तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ अल्प विराम होता है वहाँ हम कुछ समय के लिए रुकते हैं, लेकिन जहाँ हम लोग अर्ध विराम में वहाँ से भी कुछ अधिक समय के लिए हम लोग वहाँ पर ठहराव लेते हैं, रुकते हैं, और उसके बाद हम अपने बात को, अपने वक्तव्य को है जो आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद अगर हम बेटे बात करें उपविराम की, तो उपविराम
जिसे हम अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, कॉलन। तो कॉलन जहां वाक्य या मनोभाव पूरा हो जाए, ठीक है, जहां अर्धविराम की उपेक्षा, जहां अधिक ठहराव उपेक्षित हो और साथ ही साथ वाक्य जैसी समाप्ति जो है अपेक्षित ना हो, वहां उपविराम का प्रयोग होता है। जैसे पुस्तक, फिर कॉमा, निबंध आदि के शीर्षक में उपविराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब मैंने किसी चीज का कोई शीर्षक, किसी पुस्तक का कोई नाम लिखा, ठीक है, पुस्तक का कोई नाम लिखा, तो उसके आगे मैं क्या करूंगा, उपविराम का जो चिन्ह है वो लगाऊंगा, उसका प्रयोग मैं कर सकता हूँ। उसके बाद आता है बेटे पूर्ण विराम। अब जो पूर्ण विराम है उसके बारे में तो सब लोग जानते हैं कि पूर्ण विराम क्या होता है, अर्थात हमने अपनी बात को यहाँ पे विराम दे दिया, रोक दिया। इसके बाद हम बात अगर कर रहे हैं तो कोई दूसरी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। अर्थात जो मैं वाक्य मैंने बोला, जो शब्दों का समूह वाक्य जो मैंने बोला, वहाँ पर एक समय के लिए मैंने उसको रोक दिया, वहाँ क्या होता है, पूर्ण विराम, ठीक है। तो एक उदाहरण आपको देके बताता हूँ, बोल करके बताता हूँ। मैं कल दिल्ली से वापस आ गया। मैं कल दिल्ली से वापस आ गया, इसका मतलब क्या है कि मेरी बात जो है वो खत्म हो गई, ठीक है, वापस आ गया। उसके बाद मैंने क्या चिन्ह का प्रयोग किया, पूर्ण विराम, ठीक है, समझ गए आप। जहां हमारी बात खत्म हो गई, समाप्त हो गई, वहां हमने पूर्ण विराम का चिन्ह जो है उसका प्रयोग करना है। आगे बात करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह की। प्रश्नवाचक चिन्ह भी बहुत कॉमन है, हम लोग अक्सर इसका भाषा में प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, जहां हम किसी से कोई सवाल पूछ रहे हो, जहाँ पर कोई सवाल जो है वो हमारे समक्ष प्रस्तुत हो, वहां पर हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार जो भाषा है, जो विराम चिन्ह है, वो भाषा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाते हैं और भाषा को पूर्णता की ओर लेकर के चलते हैं। अगर विराम चिन्ह ना हो तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ हमारी बात खत्म हुई, कहाँ से शुरू हुई थी, और बीच में कहीं कोई ठहराव नहीं होगा, जो कि भाषा की पूर्णता के लिए या भाषा की रोचकता के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो उसके बाद हमारे पास हम बात करते हैं विस्मय बोधक चिन्ह की, ठीक है। विस्मय बोधक, जैसे आनंद, उत्साह, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए हम लोग किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, विस्मय बोधक चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। साथ ही विस्मय आदि सूचक शब्दों के बाद भी इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है, जब इसका प्रयोग जो है वो होता है। कैसे, जैसे वाह वाह, वाह क्या अच्छा काम किया है तुमने, ओह तुम भूल गए, अरे मैं तो सच में भूल गया। तो ये जो शब्द मैंने बोले, वाह, अरे, ओह, तो ये शब्द क्या है, इनके साथ हम विस्मय बोधक चिन्ह जो है हम उसका प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद जो अंतिम हमारे पास है संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह हाइफन, ठीक है। तो हाइफन क्या है, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच, ठीक है, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच ऊंच नीच, सहचर शब्दों के बीच जैसे खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, प्रतिबिंबित शब्द और सार्थक शब्द के बीच जैसे अनाप शनाप, ठीक है, द्वंद्व समास के दोनों भेदों में पदों के बीच जैसे राम और कृष्ण, राधा और कृष्ण, ठीक है। जब संज्ञा की पुनरावृत्ति हो, ठीक है, संज्ञा अर्थात संज्ञा हम किसे कहते हैं, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा। तो संज्ञा उनकी पुनरावृत्ति, अर्थात पहला शब्द भी संज्ञा फिर दूसरा संज्ञा, जैसे गांव गांव। अब यहाँ क्या है, गांव और फिर गांव, ठीक है, गांव गांव में शोर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम जब गांव गांव शब्द हमने प्रयोग किया तो हमने उनके बीच में हाइफन जो है उस चिन्ह का, संयोजक चिन्ह का हमने प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये तो थे बेटे विराम चिन्ह।
इसके माध्यम से हमने आज की जो वीडियो थी, हमारा लेक्चर था, उसके माध्यम से हमने क्या जाना कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे और कहाँ-कहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा संप्रेषण की। संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण क्या होता है? और फिर उसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे किस बात पर कि जो हमारे वक्तव्य हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो संप्रेषण क्या होता है? तो संप्रेषण क्या है? सामान्य बातचीत में दूसरे व्यक्ति के कथन में दिए हुए उद्देश्य को भी हम पहचानते हैं और उसी के अनुसार अपनी बातचीत जो है हम आगे बढ़ाते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, कहने का भाव क्या है बच्चों, कि जब कुछ बातें जो हैं हम किसी के बिना कहे समझ जाते हैं। ठीक है, कुछ बातें जो हैं वो किसी ने हमसे कही नहीं, लेकिन इशारे में ही या इशारों से ही या उसके कुछ शब्दों के उच्चारण से ही हम पूरी बात जो है वो समझ गए। ठीक है, तो समझना संप्रेषण। जब माँ, एक उदाहरण देके समझाता हूँ, जब माँ बच्चे से कहती है कि सूरज ढल गया है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि बच्चे के सोने का समय, या अगर उस सूरज ढलने के बाद उसकी पढ़ाई का समय शुरू होता है तो उसकी पढ़ाई का समय। ठीक है, या अगर सूर्य ढलने के पश्चात उसके किसी और काम का जो उसने निश्चित किया हुआ है पहले से कि मैंने सूरज ढलने के बाद मैंने ये काम करना है, तो वो समय जो है, वो काम जो है, उसके बारे में बच्चा जो है वो अपने आप समझ जाता है कि माँ ने कहा सूरज ढल गया है, तो अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरे सोने का समय जो है वो हो गया है, या मेरे पढ़ाई करने का समय जो है वो हो गया है, या मेरे खेल कूद का समय जो है वो समाप्त हो गया है। तो इस प्रकार माँ ने केवल थोड़ा सा उच्चारण किया, कम शब्दों में उच्चारण किया, और बच्चा जो है उसने पूरी बात को समझ लिया। तो इस प्रकार एक भाषा में बेटे और होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोड मिक्सिंग। ठीक है, भाषा का एक और भी रूप कह लो उसे, कि हम उसे क्या कहते हैं, कोड मिक्सिंग। देखिए मैं लिख के एक मिनट दिखाता हूँ आपको, इसे मैं मिटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग क्या होता है? कोड मिक्सिंग होता है भाषा में अपने उच्चारण में या लिखित रूप में, साहित्यिक भाषा में अलग अलग दूसरी भाषाओं के शब्दों को स्थान देना। अब आपने ध्यान दिया होगा कि कभी ना कभी हम जब उच्चारण करते हैं किसी भी भाषा का, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि हम हिंदी भाषा का उच्चारण कर रहे हैं, तो हिंदी भाषा का उच्चारण करते समय हम लोग क्या है कि अनेकों शब्द जो हैं, जो उर्दू भाषा के हैं, फारसी भाषा के हैं, अंग्रेजी भाषा के हैं, या किसी और भाषा से संबंधित हैं, उन शब्दों का प्रयोग भी हम हिंदी भाषा में कर लेते हैं। ठीक है, जैसे रेल, ट्रेन, ठीक है, हवाई जहाज, प्लेन। तो ऐसे जो शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा के हैं या किसी दूसरी भाषा से संबंधित हैं, लेकिन उनका प्रयोग हमने कहाँ कर लिया, उनका प्रयोग जो है हमने हिंदी भाषा में कर लिया। तो ऐसे ही अंग्रेजी भाषा हम बोल रहे हैं, अंग्रेजी भाषा जिस व्यक्ति को एक से ज़्यादा भाषाएं आती हैं, तो वो अक्सर क्या है कि दूसरी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में वो प्रयोग कर लेता है, जिस भाषा का वो उस समय उच्चारण कर रहा है। यहाँ पर एक प्रभाव जो है वो और होता है भाषा पर। वो क्या प्रभाव है? वो प्रभाव है हमारी प्रांतीय भाषा का। ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति गुजराती है, एक व्यक्ति मराठी है, एक व्यक्ति जो है वो पंजाबी है। ठीक है, तो पंजाब प्रांत की भाषा, गुजरात की भाषा गुजराती, ठीक है,
और मराठी भाषा, मलयालम भाषा, ठीक है, तमिल की तेलुगु भाषा। तो जो प्रांत की भाषा है उस भाषा का भी हम लोगों पर या हमारी भाषा पर जो दूसरी भाषा है हमारी, जैसे मैं हिंदी, मैंने आपको कहा कि मैं हिंदी का उच्चारण कर रहा हूँ, हिंदी में वार्तालाप कर रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, तो जो मेरी अपनी पंजाब की जो पंजाबी है उसका प्रभाव भी मेरी भाषा पर रहेगा। ठीक है, तो समझ गए आप। ठीक, कहने का भाव क्या है कि जो हिंदी भाषा तो मेरी है ही, लेकिन हिंदी भाषा के साथ साथ पंजाबी भाषा भी तो मेरी है, और अंग्रेज़ी भाषा भी मैंने सीखी हुई है, अंग्रेज़ी भाषा का भी मुझे ज्ञान है। तो जब मैं वार्तालाप करता हूँ, जब मैं बोलता हूँ, हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो हम हिंदी भाषा के साथ साथ अंग्रेज़ी भाषा या उर्दू भाषा या किसी और भाषा से जुड़े हुए शब्दों को भी अपने वार्तालाप में स्थान दे देते हैं। और ऐसा हम जानबूझ करके नहीं करते, ऐसा हम जानबूझ करके नहीं करते, ये अपने आप सामान्यतः हो जाता है। और एक बात और भी है यहाँ पर, वो क्या है, भाषा में देशज शब्दों का प्रयोग। अब आप कहेंगे कि सर देशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द भी किसी गांव की, किसी प्रांत की जो लोकल भाषा है, किसी गांव की या किसी प्रांत की जो लोकल भाषा है, उसे हम क्या कह देते हैं? देशज भाषा। देशज भाषा के शब्दों, देशज भाषा के शब्दों को भी हम अपने जो हमारी भाषा है, मूल भाषा है, हम उसमें देशज भाषा के शब्दों का प्रयोग भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा हम अक्सर कब करते हैं? जब हम भाषा के मौखिक रूप से किसी से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, मौखिक रूप का प्रयोग कर रहे हों, हम एक आमने सामने एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हों, या जहां हम मौखिक प्रयोग कर रहे हों, ठीक है, मौखिक रूप से भाषा का प्रयोग कर रहे हों। लिखित भाषा में हम लोग ऐसा कम करते हैं या नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है कि लिखित भाषा जब हम लिखते हैं या कोई रचनाकार कोई साहित्यिक भाषा में कोई साहित्य की रचना करता है, तो भाषा में वह केवल ऐसे शब्दों को स्थान देता है जो पाठक को अच्छे लगे, जो पढ़ने में, उच्चारण में अच्छे लगे। तो इस प्रकार क्या होता है कि वार्तालाप जो है वो सही और अच्छा बनाया जाता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में जो हमने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, कितनी प्रकार के होते हैं, हम कहाँ कहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और विराम चिन्हों की व्याख्या क्या होती है वो भी हमने देखी। हमने चर्चा की कि संप्रेषण क्या होता है, ठीक है, फिर हमने चर्चा की कि वार्तालाप क्या होता है, और वार्तालाप के दौरान हम किस प्रकार की भाषा का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।